वेलकम टू पीके अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम फिर से पार्ट 1 में बेटा राउल्ट लॉ तक हम लोग पढ़ लिए थे। राउल्ट लॉ का हमने क्या कहते हैं बेटा डेविएशन भी पढ़ लिया था, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हमने पढ़ लिया था, और यानी आदर्श विलन और अनादर्श विलन पढ़ लिया था। अब आइडियल नॉन आइडियल बेटा आपको मैंने बताया था, नॉन आइडियल वाले में केस बताया था निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। सारी चीज़ें बताने के बाद बेटा डिस्कस करने के बाद में हमने एग्जाम्पल्स बहुत सारे कल बताए थे, और आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपका चाहे एमसीक्यू में हो चाहे जिस तरीके से कारण वारण वगैरह बेटा रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्हीं सबसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका आइडियल सॉल्यूशन का कुछ एग्जाम्पल है आपके बेंजीन, टालवीन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोएथेन, आइडोएथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन। इस तरह बेटा ये आपके क्या कहते हैं पॉजिटिव वाले सारे आपके हैं, ये भैया आपके नेगेटिव डेविएशन वाले सारे आपके विचलन यानी डेविएशन है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये विचलन क्यों आते हैं, कभी कभी बेटा क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में वास्तव में बेटा क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ आता है काम आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा नेगेटिव का मतलब क्या हो बेटा वेपर प्रेशर का कम हो जाना, वेपर बनने ही ना पाना। वेपर कब नहीं बन पाएगा, जब दोनों सॉल्यूशन बेटा आपस में ए बी का इंटरेक्शन क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। ए का इंटरेक्शन बी के इंटरेक्शन से जब ए बी का इंटरेक्शन क्या होता है ज्यादा हो जाता है, मतलब उसमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो ज्यादा हो जाएगी बेटा, तो क्या होगा वो ए से बी को टूटने नहीं देगा, वो वेपर बनने ही नहीं देगा। वेपर जब बनने ही नहीं देगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। यहाँ बेटा क्या कहानी दोनों आपस देखो ए का वेपर बन रहा था, वेपर प्रेशर अच्छा बन रहा था, साइक्लोहेक्सेन का वेपर बन रहा था अच्छा, लेकिन आपस में दोनों क्या हो गए मिल नहीं, दोनों बेटा देखो ध्यान से, इसका वेपर वास्तव में कम बन रहा था, इसका भी थोड़ा कम बन रहा था, लेकिन जैसे आपस में जब मिले एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन तो ये बेटा क्या हुआ यहाँ पे दोनों क्या हुआ बेटा एक दूसरे से भागने लगे। साइक्लोहेक्सेन कुछ गैसियस हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो क्या हुआ बेटा ये दूर भागने लगा, मतलब इससे जो ए बी का इंटरेक्शन क्या होता है यहाँ पे कमजोर बढ़ जाता है, दुर्बल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये वेपर ज्यादा बनता है। वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर आपका ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी इंटरेक्शन क्या होता है इक्वल हो जाता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। ओके, तो अब बेटा हम लोग पढ़ने चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं राउल्ट लॉ पे, और क्या कहते हैं इस नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा न्यूमेरिकल आपके सामने है। न्यूमेरिकल बेटा मैं लिख रहा हूं, फिर करते हैं हम लोग, ठीक है। लिसन, ये क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ भी चुका है, ये ध्यान रखना भैया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन। देखो ध्यान से बेटा, जब आपको ध्यान दो राउल्ट के नियम से ये सवाल लगेगा आपका बेटा, यहाँ दो कंपोनेंट है आपके, क्लोरोफॉर्म दिया गया, देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो वाष्प दाब है वो कितना है भैया, यहाँ पर 200 mmHg है, ये प्योर स्टेज में है, किस से में भैया ये प्योर स्टेज में है बेटा, और 415 mmHg किसका है बेटा यहाँ पर CH2Cl2 का। तो ऐसे लिखो पहले गिवन है, क्या क्या गिवन है बेटा दिया गया है, हम पहली चीज कैलकुलेट करने वाले हैं, पहले देख लो क्या क्या दिया है आपको, ठीक है। सुनो बेटा, तो P0 CHCl3 आपको दिया, P0 क्या होता है प्योर फेज का वेपर प्रेशर, ठीक है। प्योर फेज मतलब बेटा शुद्ध प्रवस्था में वाष्प दाब, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब कितना है बताओ 200 mmHg, और बेटा यहाँ पे P0 CH2Cl2 ये दिया है 415 mmHg, ठीक है। ये दो चीजें आपको दी गई हैं, और बेटा यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर किसका निकालना, सॉल्यूशन का बताना है, इन दोनों से जब सॉल्यूशन बनाओगे उसका बताना है आपको, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा मिक्सिंग ऑफ, ये इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 40 ग्राम क्या बेटा आपका CH2Cl2 है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखाएंगे यहाँ पे मास ऑफ CHCl3 कितना दिया बताओ 25.5 ग्राम, और फिर मास ऑफ CH2Cl2 कितना दिया भैया यहाँ पे 40 ग्राम। सर जी मास से क्या निकाल लोगे आप, मोल निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे मोल, तो मोल बराबर क्या होता है बेटा मास बटा
मोलर मास यानी भार बटा अणभार होता है। तो बेटा कैसे निकालोगे, मोल्स बराबर तो मोल्स n लिखो, NCSCl3 लिखो, NCSCl3 n मतलब मोल्स किसका, CSCl3 का। तो इसका 25.5। अब CSCl3 का क्या निकाल लो आप, अणुभार यानी मोलर मास। कैसे निकालो बताओ, यहाँ पे कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है। 3 मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो इसका जो मोलर मास आएगा 119.5। क्या आएगा, 119.5 यही आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सर जी ये अगर आप कैलकुलेट बेटा आपने कर लिया तो ये एक्चुअली में वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.213। ठीक है। अब सुनो यहाँ पे CH2Cl2 40 ग्राम है, तो सर जी इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बताओ। इसका मास 40 हो जाएगा। अब इसका सर जी मोलर मास क्या होगा, फिर से वही करोगे आप, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन 35 है, 35 70, 70 2 72, 72 और 12 हो जाएगा ना। इसका कितना होगा, 72 12 84, बोलो 84 हो जाएगा ना कि तो 85, 35.5 है ना, 71 हो जाएगा। हाँ यस, तो बेटा ये आ जाएगा 85, तो 0.47 आ जाएगा। क्या आएगा, 0.47 आ जाएगा। ये आगे मोल्स आपके। बस अब करना क्या है आपको, अब निकालना है क्या, इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है। सर जी पीटी निकालना, पीटी। लेकिन मोल्स मैंने एक बार बता दो बेटा, मोल फ्रैक्शन आपको किसी किसी का निकालना पड़ेगा, किसी एक का, चाहे आप इसका निकाल लो चाहे आप इसका निकाल लो, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि आपको फार्मूला में क्या पता बताओ सब लोग, फार्मूला यही होता बेटा ना, PA प्लस PB नॉट माइनस PA और फिर इधर काई बी। अगर एक ही मोल फ्रैक्शन हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे पीबी के कितना बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, काई भी मतलब इसका आपको पता कर लो क्या, मोल फ्रैक्शन। किसका पता करो भैया, मोल फ्रैक्शन, CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन पता कर लो बस आप। चलो पता कर लेते बेटा यहाँ पर, तो काई CH2Cl2, तो इसके मोल ऊपर रहेगा, इसका मोल ऊपर रहेगा 0.47, और नीचे बेटा क्या होगा 0.47 प्लस में किसका मोल 13, क्या कर दो 0.47 और अपान में ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाए बताओ, ये यहाँ कर दो 0, आप 3 हो गया, 7 1 8 हो गया, 4 2 6 ना, ये हो गया। तो ये आप बेटा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे काई तो फाइनल आंसर इसका आना चाहिए 0.688, 0.688। ठीक, ये आ जाएगा आपका। बस यही वैल्यू रख दो, खत्म कहानी। एक ही निकालना पड़ेगा आपको, नहीं अगर पूरा वाला फॉर्मूला लगाते आप तो दोनों रखना पड़ता। तो ये वाला यूज किया करो ताकि एक ही मोल फ्रैक्शन आपको यूज करना पड़े, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसका वेपर प्रेशर होता ज्यादा वही वाला होता काई भी। ठीक है, तो PA नॉट कितना है बताओ, कितना है 200, PB कितना है 415 माइनस 200, काई भी कितना आया है, बस करा लो मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गए बेटे, यही आप कर लो, यही क्या आ जाएगा आपका कुल आंसर आ जाएगा। इसको इससे कराओ मल्टीप्लाई, जो आए इसमें ऐड कर डालो, आंसर किस में आएगा mmHg में आएगा, ये आंसर आएगा PT। ठीक है, समझ में बात, क्या बोलो, तो बेटा इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, PT निकाल लोगे। PT की वैल्यू बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ये आंसर आएगा ऐड करने के बाद 347.92 mmHg।
यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, यूनिट बहुत जरूरी लिखना। अब अगला बेटा पूछ रहा आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, यानी कि बेटा कंपोनेंट, प्रत्येक अवयव के प्रत्येक घटक के यानी क्लोरोफॉर्म और CH2Cl2 का दोनों का बेटा मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज बताना है वेपर फेज में। याद करो वेपर फेज का मैंने कल फॉर्मूला बताया था, बताओ। YA इक्वल टू PA अपान PT और YB इक्वल टू PB अपान PT। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो बेटा आप फटाफट। देखो बेटा यहाँ पे अब देखो वेपर फेज YCHCl3 आपको निकालना है। सर जी क्या निकालना चाहिए आपको? CHCl3 ये अपान में PT। तो ये करने के लिए क्या होगा बेटा यहाँ पे PCHCl3 नॉट और क्या काई CHCl3 बेटा, और PT तो आपका जो है वो है ही है, ये आएगा बेटा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है? इसकी वैल्यू क्या है देखो 200, और ये वैल्यू कैसे निकालोगे आप? जो 0.688 आया था 1 उसमें से घटा दो, 1 में से घटा दो उसको। काई देखो ये आप निकाल लिए थे अभी क्वेश्चन में, 0.688 आया था ना, अब ये निकाल लो आप CHCl3 0 पॉइंट क्या आएगा बताओ? अरे भैया एक में से घटा लो, हाँ 412 आ गया। थ्री आएगा, हमारे नालायक कहीं के ये आ जाएगा। ठीक बेटा सुनो, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करा दो 312, और PT तो कितना आया था बताओ? अभी निकाले थे आप 347, बस जो आएगा वो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे ये आ गया तो ये भी निकालोगे आप CH2Cl2। उसके लिए परेशान ना होना, करना क्या बेटा, जितना आएगा उसी में से 1 माइनस कर देना, बस आ जाएगा आंसर 1 से। तो 1 माइनस CHCl3 इस तरीके से। ठीक है बेटा, आप दोबारा कैलकुलेट मत करना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके चलो नोट करो बेटा फटाक से इसको, हाँ उतार लो। चलो क्वेश्चन बेटा आपके सामने बोर्ड में आ चुका है, CBSE बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में बेटा आ चुका है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ध्यान से कि प्योर फेज अगर बोल दे तो समझ जाएगा P नॉट दिया है। ठीक भैया, P नॉट किसका? X का। कितना दिया भैया बताओ? 120 mmHg। और P नॉट Y 160 mmHg। सर X और Y के मोल्स कह रहा इक्वल है, और जब बेटा मोल्स इक्वल होता है तो उनका मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स मान लो, लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X इक्वल टू मान लो बेटा N है, X के मोल हम मान ले रहे N है, तो Y के भी मोल क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y, ये भी N हो जाएगा। ओके, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन, किसी का निकाल लो आप, X का निकाल लो, मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा? काई X वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर, क्या आएगा? इसके मोल अपान में दोनों के मोल के प्लस कर लो, तो N/2N कट जाएगा, क्या आएगा? हाफ। तो यानी मतलब बेटा क्या हो यहाँ पे, मोल्स जो है मोल फ्रैक्शन आपका इसका भी 1/2 होगा और उसका भी 1/2 ही होगा, तो मतलब काई Y भी क्या हो जाएगा? 1/2 ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब लगा लो बेटा PT फॉर्मूला। PT क्या होता बताओ? PX नॉट काई X, PX नॉट काई X का दोस्त डायरेक्ट इधर PY नॉट
काई वाई, काई वाई, ठीक बेटा। काई एक्स क्या है यहाँ पे जो कंपोनेंट है, तो पी नॉट एक्स कितना है बताओ 120, और ये 1/2 ये कितना है 160, 1/2 ये हो गया 60, ये हो गया 80, 60 क्या हो गया 140 mmHg, ये आ गया पीटी, ये आ गया पीटी बेटा, नोट करो इसको। लिसन, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो ध्यान से यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर कुल वाष्प दाब मिश्रण का 1 मोल ए, जिसका बेटा वाष्प दाब प्योर फेज में कितना है वेपर बेटा, प्योर फेज में इसका वेपर प्रेशर 150 टॉर, एंड 2 मोल बी का जिसका वेपर प्रेशर बेटा प्योर फेज स्टेज में 240 टॉर है, इज यानी टोटल दोनों का मिक्सचर का जो आया है वेपर प्रेशर वो कितना है 200 टॉर आया है। आपने कैलकुलेट नहीं किया, ये ऑब्जर्व किया आपने देखा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो इधर जो क्वेश्चन में दिया है वो कैसी वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू, वो ऑब्जर्व किया आपने, क्या किया आपने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व वैल्यू जो आई है प्रेक्षित वैल्यू कितनी है भैया पीटी मतलब 200 टॉर है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक भैया। अब सुनो यहाँ पे, अब जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आइडियल वैल्यू होगी, जो कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी वैल्यू होगी आइडियल वैल्यू होगी। तो आइडियल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, पी ए प्लस पीबी से ही तो निकालते हैं, बोलो। और पी ए तुम्हारा क्या है पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी, तो बताओ पी ए नॉट 150, काई ए कैसा निकाला बताओ, काई एक मतलब ए का मोल अपॉन में दोनों का मोल, 1 इधर और 2 इधर, तो 3 हो जाएगा ना, बोलो क्या हो जाएगा 1/3। पीबी कितना है बताओ बेटा 240 है, काई भी बताओ 2 ऊपर हो जाएगा और 2/3 नहीं हो जाएगा, ये देखो कितना है बताओ 50 और कितना आ गया भैया, ये आया भैया क्या आपका जो पी ए प्लस पीबी आपने निकाला, या जो पीटी आपने बेटा निकाला, ये कैसी वैल्यू है, ये आइडियल वैल्यू आप कैलकुलेट कर, जो कैलकुलेटिव वैल्यू होती है ध्यान देना आज बेटा, कैलकुलेट वैल्यू जो होती है कैलकुलेटिव वैल्यू वो क्या होती है बेटा आइडियल वैल्यू होती है। अब ध्यान दो, जो आइडियल वैल्यू आई है, जो आदर्श वैल्यू आई है बेटा, जो राउल्ट के नियम से इतना आना चाहिए था, और आपने जब देखा परीक्षण करके तो आ कितना रहा था 200, तो कम हो गया, इससे कम हुआ तो निगेटिव डेविएशन, क्या शो करेगा बताओ भैया निगेटिव डेविएशन, सिंपल सी बात समझ की बात को ना। कैलकुलेट आइडियल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी हमारे हिसाब से 210, लेकिन हमने देखा कितना आया है भैया 200 टॉर, कम आ गया मतलब क्या हो गया निगेटिव डेविएशन। ये आइडियल वैल्यू जो कैलकुलेट करते हो वो कौन सी वैल्यू होती है, आइडियल वैल्यू राउल्ट लॉ के नियम से वैल्यू आती है, और जो आपको दिया गया पहले स्प्रेडशीट वैल्यू है वो कितना देखा आपने एक्चुअल में, आनी इतनी चाहिए थी और आई कितनी है इतनी, तो कम आई इससे निगेटिव डेविएशन, खत्म, समझ की बात को ना। चलो एक क्वेश्चन बेटा आपका ऐसे है, सब लोग बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग ऑफ 10 ml ऑफ एसीटोन विद 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर क्या होगा सब लोग बताओ, समझो बेटा 10 ml एसीटोन है और 50 ml क्लोरोफॉर्म है, दोनों को मिक्सचर कर दिया जाता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है भैया। तो अब बताना है आपको कि मिश्रण का सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ये दोनों मिलाए जा रहे हैं, इनका मिक्सचर बनाया गया है, इनका सॉल्यूशन बनाया गया, इनका विलयन बनाया गया तो विलयन का आयतन क्या होगा बताओ सब लोग 60 ml से कम,
मतलब 60 ml है उससे कम होगा। दूसरा 60 ml से नहीं, 60 ml से ज़्यादा हुआ, ये 60 ml से क्या हुआ, कम हुआ। 60 ml के इक्वल आएगा या फिर कैन नॉट प्रिडिक्ट। इसको अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बताओ क्या होगा आंसर हैं? अभी मैंने एक चार्ट बनाया था, याद करो, आप याद करो। एसीटोन क्लोरोफॉर्म किस में मैंने एग्जांपल लिखाया था आपको? मैंने किस में लिखाया था? नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम, का मतलब वॉल्यूम भी, तो वॉल्यूम कम मतलब क्यों कम होगा? क्योंकि एसीटोन क्लोरोफॉर्म आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, वो ऊपर वेपर बनने नहीं देता है। वेपर बनेगा नहीं तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 60 से कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। है पहला कैसे सही होगा बताओ? इसका मतलब मुंह इधर है, जो भी वैल्यू आएगी एक्स की 60 से ज्यादा, क्या 60 से ज्यादा होगा? कम ही तो हो जाएगा ना, 60 से कम एक्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझिए बात को ना। चलो भैया अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं आप? एजियोट्रॉप सबको पता है? एजियोट्रॉप क्या होता है पता सबको ना? एजियोट्रॉप सबको पता है? अरे भाई एजियोट्रॉप आप जानते हो, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा मिक्सचर, आप बुक से पढ़ लेना, नोट से मेरे पढ़ लेना, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं आपको। एजियोट्रॉप एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा ए और बी का, जिसमें बेटा जो मिश्रण होता है, दोनों जो कंपोनेंट होते हैं विलयन के, वो कंपोनेंट बेटा वो अलग सेपरेट नहीं किए जा सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए, यानी प्रभाजी आसवन द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। और जिनका संगठन, जिनका कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर फेज में समान होता है, कंपोजिशन एक ही होता है, चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वो वेपर फेज में हो, कंपोजिशन क्या होता है? एक होता है। और तीसरा पॉइंट, ये स्थिर क्वाथी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि बेटा ये एक इक्वल, दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन अगर गर्म करोगे आप तो ऐसा मिश्रण बन गए हैं वो कि दोनों इक्वल रेशियो में ऊपर जाएंगे, दोनों एक साथ वेपर बन के उड़ने लगेंगे। जैसे एग्जांपल हुआ बेटा एथेनॉल का, एथेनॉल और वाटर का। कहते हैं एथेनॉल को, एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन, कि क्या कहते हैं एथेनॉल को प्योर 100% हम उसको प्योर नहीं कर सकते हम। क्यों? रीजन है इसका बताओ? क्योंकि एथेनॉल जो होता है बेटा वो 5% इम्प्योरिटी के फॉर्म में वाटर को कंटेन किया रहता है, और वो 5% बेटा वाटर, तो 95% आपका एथेनॉल, 5% आपका हो गया वाटर, दोनों मिलकर के बनाते हैं एजियोट्रॉप, बनाते हैं स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं। अब ये इसीलिए बेटा स्थिर क्वाथी विलयन बनाने के कारण से ये 5% जो जल मिला है इसमें, अब वो जब बॉइल करेंगे तो ये नहीं कि 100% डिग्री पे जाकर के ये क्या कहते हैं बॉइल करेगा, नहीं, वो जो बॉइल करेगा दोनों साथ में बॉइल करेंगे, दोनों का अलग नहीं कर सकते आप। तो इसी कारण से एथेनॉल को हम 100% शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं? स्थिर क्वाथी विलयन बना लेते हैं, यानी बेटा एजियोट्रॉप फॉर्म कर लेते हैं। ये एक सही कारण है, ध्यान रखना। तो बेटा सुनो, और सुनो, इसके दो प्रकार हमने आपको बताया था, स्थिर क्वाथी का दो प्रकार याद करो, बताया था मैंने क्या? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी कि बेटा अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम क्या कहते हैं स्थिर क्वाथी और न्यूनतम बॉइलिंग स्थिर क्वाथी। तो अधिकतम न्यूनतम से क्या हुआ सर जी? यहाँ पर अधिकतम मतलब हुआ बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कि बहुत ज्यादा क्वथनांक देना पड़ रहा है उसको, और ऐसा कौन करेगा बताओ? नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन? राउल्ट का नेगेटिव करेगा, गुड। तो नेगेटिव डेविएशन क्या करता बेटा ना, कि वो वेपर बनने नहीं देता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तगड़ी हो गई तो आपको हीट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है बेटा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। मैक्सिमम कह रहे हो ना? नहीं, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कैसे करता है? मैक्सिमम वाला नेगेटिव और मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन, इतना ध्यान रखना बस आपको। अच्छा सर जी मिनिमम पॉजिटिव कैसे कर दिया, धनात्मक कैसे, धनात्मक वाला कैसे? धनात्मक में हमने क्या कहा था? तुरंत वेपर बन जाता है, वेपर तुरंत क्या होता है? बन जाता है। तो उसको जरा सा दे दो टेम्परेचर, तो कम से कम पे ही वो क्या बन जाएगा? पेपर बन जाएगा।
इसी तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम स्थिर को आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया एजोट्रॉप। एग्जाम्पल एजोट्रॉप क्या होंगे भैया, वो एथेनॉल, ये निगेटिव पॉजिटिव वाला सुन लो, निगेटिव डेविएशन जो जितना लिखाए थे वो क्या हो जाएगा आपका, नहीं वो क्या कहते हैं, वो अधिकतम स्थिर को आती हो जाएगा, मैक्सिमम वाला। सुन लो फिर से बता दे रहा हूं मैं, क्या बताया मैंने एग्जाम्पल खूब पूछता है, बता दे रहा हूं बेटा मैं आपको। तो जो मैंने अभी आपको मैंने चार्ट जो बनाया था, ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन का बताया था ना मैंने। तो अनादर्श में मैंने निगेटिव और पॉजिटिव बताया था, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन बताया था। तो सुनो बेटा, जितने धनात्मक विचलन वाले होंगे, धनात्मक विचलन वाले वो क्या होंगे भाई, यहां पर ये न्यूनतम स्थिर को आती होंगे। क्या होंगे भाई, ये न्यूनतम स्थिर को आती होंगे। और जो बेटा क्या कहते हैं ऋणात्मक वाले होंगे, ऋणात्मक विचलन वाले वो क्या होंगे भाई, यहाँ पे अधिकतम स्थिर को आती होंगे। तो धनात्मक वाला जितना एग्जाम्पल था आपका, कौन कौन सा एग्जाम्पल था जरा बताओ, एक आध दो ठो धनात्मक वाला एग्जाम्पल कोई बताओ आप। अरे भाई इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। हाँ, एथेनॉल, वाटर, हाँ हाँ, CCl4 CH2 कह सकते हैं, नहीं CCl4 के साथ में आप एसीटोन ले लो, या CH2 के साथ में आप हेक्सेनल साइक्लोहेक्सेन ले लो, ये सारी चीजें। इसमें क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये होगा मिनिमम बॉइलिंग है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव वाला शो करेगा। और निगेटिव डेविएशन जो होगा वो क्या बताओ यहाँ पे, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम एजियोट्रॉप जो होगा बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। वो एग्जांपल मैंने क्या बताया, याद करो बेटा, HNO3 साथ में वाटर ले लो, HNO3 वाटर ले लो। आप कोई भी एसिड के साथ वाटर बनाओगे, अच्छा तगड़ा बॉन्डिंग करता है वो, ठीक है, ध्यान रखना। ये चीजें हो गई बेटा। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं बेटा आगे हम अब पढ़ेंगे मेन कहानी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फटाफट पहले हम लोग स्टार्ट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद फटाफट इससे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक, ये बेटा क्या कहते हैं आपके, ये इस चैप्टर का बड़ा हार्ड टॉपिक है बेटा, चारों के चारों बेटा, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक बेटा जहां से ज्यादा न्यूमेरिकल आज तक आए हैं तो ये टॉपिक है, ये ध्यान रखना, ये टॉपिक और ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल। एक आध न्यूमेरिकल तो कभी कभी आ ही जाता हर बोर्ड में, चाहे स्टेट बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड हो भैया, ये ध्यान रखना। तो इसका क्या होता है एक्चुअली बेटा, वेपर प्रेशर में क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक क्या होता है बेटा, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इसे राउल्ट का सेकंड लॉ भी कहते हैं, राउल्ट का सेकंड लॉ भी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, राउल्ट का तो पहला वाला लिखना है आपको। नहीं सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर बोला वो लिक्विड, ध्यान देना यहाँ पे बेटा, अगर बोला वोलेटाइल लिक्विड के लिए बताओ राउल्ट का नियम, तो आपको पहला वाला लिखना है, और एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल तो ये वाला लिखना है आपको। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील और एक है अवाष्पशील। देखो हाँ, देखो रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल खेल मतलब क्या होता है, वाष्पशील। वाष्पशील द्रव ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसी वाष्प का जो उसके फेज पर दाब लगता है उसे वाष्प दाब कहते हैं हम लोग। तो वाष्प दाब में कमी क्यों आई, कब आई बेटा, कमी तब आती बेटा जब आप एक वोलेटाइल लिक्विड आपने लिया, पेट्रोल ले लिया मान लो, ठीक है, उस पेट्रोल में क्या कर रहे हैं बेटा आपने क्या किया, थोड़ा बहुत ऐसा लिक्विड आपने डाल दिया जो क्या कर रहा है, वो वोलेटाइल लिक्विड के सरफेस पे आ गया, घेर लिया, उसको वेपर बनने ही नहीं दे रहा है, वो नॉन वोलेटाइल है, वो अवाष्पशील है। वो जो अवाष्पशील है तो वाष्पशील के रास्ते को भी वो रोकेगा, जाने नहीं देगा, तो वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, वेपर कम बनेगा। तो वेपर जब कम बना तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा,
कम बनेगा, वाष्प भी क्या हो जाएगा, कम बनेगा। जब कोई चीज डाल दिया बेटा आपने, कोई अदर ऐसी चीज डाल दिया आपने जो वाष्पशील द्रव में, जो वाष्पशील नहीं है, अब वाष्पशील नहीं है तो वो क्या करेगा, उसकी सतह पे परत बना लेगा, वो उठने नहीं देगा, वाष्प बनने ही नहीं देगा, कणों को रोक लेगा, और कणों को जब रोक लेगा, पार्टिकल को जब रोक लेगा तो क्या होगा, वेपर नहीं बन पाएगा, वाष्प नहीं बन पाएगा, वाष्प नहीं बन पाएगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो वही क्या हुआ, लोअरिंग, कम हो गया, अवनमन मतलब कमी आ गई वाष्प दाब में। कब आता है ये, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ वाष्पशील द्रव में डालते हैं तो वेपर में क्या होता है बेटा, कमी आती, उसी वाष्प में कमी आने के कारण वाष्प दाब में कमी आ जाती। खत्म कहानी, यही होता है आपका। तो इसका अपेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से बेटा। रिलेटिव लोअरिंग, देखो तो पहले क्या था बताओ, यहाँ पे पी नॉट था, पहले जो प्योर फेज का जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट क्या था, पी नॉट था, उसका वेपर प्रेशर ये था, और अब जब सॉल्यूशन वाला कोई पदार्थ आप डाल दिए तो वो क्या बन गया आपका, पीएस बन गया सॉल्यूशन का। तो इसे कहोगे बेटा केवल अपेक्षिक अवनमन कहोगे, क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। लेकिन आप पूरा पूरा बेटा कह रहे किसके टर्म में आपको पता करना है इसको, तो हम पता करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे पी नॉट, ध्यान रखना यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू, सुन लो ध्यान से, इक्वल टू बेटा किसका होता है यहाँ पे, काई बी, काई बी मतलब सॉल्यूट की बात यहाँ कर लो, किसकी बात कर लो यहाँ पे, सॉल्यूट की बात कर लो यहाँ पर। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इसका ये हो गया अपेक्षिक अवनमन बेटा, अपेक्षिक अवनमन हो गया बेटा यहाँ पे। केवल अवनमन पूछ रहा है अगर, तो आप केवल पी नॉट माइनस पी एस बताओगे, ठीक है, केवल अवनमन। अपेक्षिक पूछा तो इसके रेस्पेक्ट में इसका मतलब पूछ रहा है आपको, तो इससे इतना अपॉन इतना कर देना आपको, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, काई सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब क्या है, विलेय, विलेय का क्या बेटा, ये मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन है आपका। तो यहाँ क्या होगा बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए बहुत सावधानी से क्वेश्चन करना बेटा, बता रहा हूँ इससे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू काई बी क्या होता है यहाँ पे, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। कभी कभी क्या होता है बेटा यहाँ पे जो एन ए है, एन ए मतलब नहीं, एन बी की जो वैल्यू है बेटा बहुत कम हो जाती, जो आपने पार्टिकल जो मिलाया, पदार्थ जो मिलाया उसकी मात्रा बहुत कम है, तो बहुत कम है, तो उसका जो मोल होता है बेटा उसको हम नगण्य मान लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नेग्लिजिबल मानने के बाद बेटा क्या होता है यहाँ पर कि कहानी कुछ ऐसी होती, पी नॉट इक्वल टू फिर क्या हो जाता है यहाँ पे एन बी अपॉन में एन ए हो जाता है। ये कब हुआ बताओ, जब एन बी बहुत ज्यादा हो गया किससे, एन ए से, तो हमने नहीं, एन ए बहुत ज्यादा हो गया एन बी से, तो एन बी को हमने क्या मान लिया, लगभग 0 मान लिया, तो एन बी अपॉन एन ए हो गया। ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी मतलब क्या हो गया आपका सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए मतलब क्या हो गया सॉल्वेंट, विलायक, विलेय के मोल बटे में विलायक का मोल, सिंपल सी बात। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बेटा पूछता जानते हो क्या आपको, कि मोलर मास बताओ, इतना मैंने एक्स का मोल लिया, एक्स का मास मान लो 5 ग्राम लिया, तो इसका मोलर मास क्या होगा, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसी सवाल से लगेगा बेटा, ये ध्यान रखना, मैंने क्या किया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका एक और फॉर्मूला आप लिख लो यहां पर, कैसे करो बेटा, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट इक्वल टू एन बी मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ बताओ, इसको भी डब्ल्यू अप करोगे, डब्ल्यू अपान में एम बी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा एम बी, एम ए ना। अब एम बी निकालना हमको, कभी कभी एक बार ऐसे आया था यूपी बोर्ड में ना, कि इसका तुम क्या कहते हैं डेरिवेशन, वो हाँ डेरिवेशन करके बताओ, इसको मास निकाल के दिखाओ, मोलर मास, अपेक्षिक अवनमन हो रहा है तो कैसे निकालोगे, इसी तरीके निकालो बेटा। तो एम बी क्या हो जाएगा आपको बताओ, एम बी को क्या हो जाएगा, देखो इसको यहां ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो सुनो यहाँ पे डब्ल्यू बी एम ए अपान में डब्ल्यू ए ही है, इसको इधर ले आओ, इस पी नॉट को वहां ले जाओ, और ये आ जाएगा नीचे, तो पी नॉट माइनस पी एस, ये हो जाएगा भैया आपका, ये होगा डेरिवेशन। तो इसको नोट कर लो भैया, ध्यान रखो। तो इससे आपका क्वेश्चन मतलब बनता है, ये मोलर मास सॉल्यूट का पूछता है हर बार, तो मैं न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा, इस पे ध्यान रखना, नोट करो इसको पट से। और ये देखो बेटा, अब नोट करो, चलो अब बेटा देखो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान दो, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बेटा देखो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ध्यान देना। हमने क्या किया बेटा इस बार, कोई एक सॉल्यूशन, कोई सॉल्वेंट था, मान लो पानी ही था, क्या था, पानी था। पानी जो को उबालना है तो कितने डिग्री पे उबल रहा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब जैसे ही मैंने नमक डाल दिया उसमें, और नमक क्या है आपका, एक सॉल्ट, क्या है आपका, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। उसने क्या किया बेटा, अब उसने क्वथनांक को बढ़ा दिया। या फिर बेटा कोई तेल वगैरह ले लो आप, कोई ऑयल ले लो आप, तो क्या होगा, करेगा वो वेपर प्रेशर, वो बेटा लिक्विड के वाटर के फेज पर आ जाएगा और वेपर बनने नहीं पाएगा। जब सर जी वेपर बनेगा नहीं तो बॉयल होगा नहीं, और जब बॉयल नहीं होगा तो आप और हीट देंगे तब जाके बॉयल होगा। मतलब बॉइलिंग में क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है बेटा, यानी वृद्धि हो जा रही, बढ़ोतरी हो जा रही है। क्वथनांक में उन्नयन होगा, उन्नयन मतलब क्या बोलते हैं बेटा, हम वृद्धि ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, कहानी वही है, ठीक है। तो कैसे मेजर करते हैं बेटा इस वृद्धि को हम, इस देखो यहाँ पे ये होता है डेल्टा टीबी, क्या होता है बेटा यहाँ पे, डेल्टा टीबी, बॉइलिंग दोनों के बॉइलिंग का। अब कैसे निकालते हैं बेटा, ये कैसे निकलता बताओ, तो सर ये होता है, सुनो ध्यान से, टी एस, टी नहीं, हाँ टी एस सोल्यूशन, या फाइनल लिख सकते हो आप इसे, टी एफ माइनस टी आई, टी इनिशियल, ठीक बेटा, फाइनल और इनिशियल। फाइनल किसका है बताओ, ये सॉल्यूशन का है ये, और ये किसका भैया, ये सॉल्वेंट का है ये ध्यान देना। पहले देखो ध्यान से भाई, ज्यादा में से ही तो कम को घटाते हैं, सिंपल सी बात। ये जो है बेटा, ये आपको पता है, यहां पर एक्चुअली मैं बता रहा हूं, ये जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताओ, यहाँ पे एम के होता है। एम क्या यहाँ पे, मोललता, किसकी मोललता, विलयन की मोललता। विलयन की मोललता क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ये इक्वल टू ये होता ही है, तो प्रोपोर्शनल साइन बेटा आप हटाओगे तो क्या हो, यहाँ पे के बी हो जाएगा, के बी आ जाएगा, और ये यहाँ लिखा रहेगा। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम हो गया यहाँ पर। बेटा ये डेल्टा टी बी क्या है बताओ, यहाँ पे यही क्या है, यही है क्वथनांक में उन्नयन। क्या ये, क्वथनांक में उन्नयन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये, ध्यान रखना। और के बी क्या है बताओ यहाँ पर, के बी क्या है बताओ यहाँ पर, क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलल कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलल कांस्टेंट। या एक नाम और इसको कहता है, सब लोग बताओ क्या होता है इसका नाम, इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस कॉपिक, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, इब्लियोस्कोपिक। ये बेटा आप इंग्लिश के लिए है केवल, बस ये इसको इंग्लिश में इब्लियोस्कोपिक भी कहते हैं, और हिंदी में केवल मोलल स्थिरांक, मोलल क्वथनांक स्थिरांक, सिंपल सा, ये ध्यान रखना, ठीक बेटा ना। तो यहाँ क्या लिख लोगे आपको बेटा, यहाँ पे मोलल क्वथनांक स्थिरांक कहो आप, चाहे क्वथनांक मोलल स्थिरांक कहो आप, ठीक है। मोलल क्वथनांक स्थिरांक या फिर स्थिरांक क्वथनांक मोलल स्थिरांक, अरे क्वथनांक क्या कह रहे हो, क्वथनांक ही है ना बेटा, ये क्वथनांक भी कहते हैं इसको हम लोग, और उन्नयन भी कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं भैया। मोलल उन्नयन स्थिरांक कह लो आप साथ साथ। अब आप तो फ्रीजिंग, वहां हिमांक नहीं बोलेंगे हम, हिमांक स्थिरांक, वहां मोलल हिमांक स्थिरांक कह सकते हैं, यहां मोलल क्वथनांक स्थिरांक भी कह सकते हैं। एक नाम और है, एक नाम और लिख सकते हो बेटा आप, क्या कहते हैं, क्या क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन या फिर
क्वथनांक कहीं नहीं आएगा, मतलब किसी नाम में क्वथनांक या हिमांक नहीं लिखेंगे, उसमें अनुमान हो रहा है तो उसमें बोला अनुमान स्थिरांक, इसमें बेटा दोनों के नाम से जानते हैं इसको, दोनों के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, दोनों का नाम जानते हैं। देखो सुन लो सुन लो सुन लो सुनो सुनो बेटा, देखो क्वथनांक में उन्नयन आया नहीं है, पहले पहले बताओ यहाँ पर आया ना, तब फिर तो क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक कहो आप इसको, चाहे आप क्या कह दो आप किसको कि मोलल उन्नयन स्थिरांक कह दो आप, उसमें मोलल अवनमन स्थिरांक कह लो आप, ठीक है, दोनों नाम कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, परेशान ना हो, ठीक। अब सुनो यहां पर ये फॉर्मूला हो गया, सुनो अब m क्या है तुम्हारा भैया, मोलैलिटी है, क्या है ये मोलैलिटी है, मोललता अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप पढ़ के आए हो, मोललता किसे कहते हैं हम लोग बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, वही बात है बेटा, समझो यहाँ बात को तो ये आप फार्मूला जान ही गए हो, इसको बड़े फार्मूले में आपको करना, कैसे करोगे इसको बड़े फार्मूले में, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, स्मॉल एम को हम क्या लिख सकते बताओ, एन अपॉन में डब्ल्यू हो जाएगा, है एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू क्या है सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास किसमें केजी में, ये हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख लो, इसी एन को भी तोड़ दो फिर से कहो तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम कर दो आप, ठीक है, ये कर दो आप, हो जाएगा, और केजी नहीं ग्राम में अगर करना है तो इनटू में क्या करोगे 1000 कर दो आप, ठीक है, फॉर्मूला इसके और सारे बन जाएंगे। अब आ जाओ इस पे बेटा, आप हिमांक में और अवनमन क्या होता है हिमांक में अवनमन बेटा हो जाता है यहाँ पे क्या आपका, वही बेटा क्या किया आपने, कोई नॉन वोलेटाइल चीज डाला आपने, उसने क्या किया, जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता था वो जाके 3 कर दिया, 2 कर दिया, कम कर दिया, और हिमांक हो गया, फ्रीज नहीं होने पाया, वो फ्रीज होने से क्या कर दिया, मतलब मॉलिक्यूल देखो, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या गया, वो जाके जमा हो गया, और जमा हो गया तो अब वो और टेम्परेचर गिरा दिया आपने, तब जा करके वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, जम रहा है, ये ध्यान रखना, पार्टिकल्स के बीच में आ गया ना वो, और बीच में कोई चीज आ जाएगा तो जमेगा, थोड़ा सा देर में जमेगा, मतलब और आप ठंडा करेंगे तब जमेगा, आप टेम्परेचर में और गिरावट कर देंगे तब जमेगा वो चीज, वही यहाँ क्या हुआ, हिमांक में अवनमन, गिरावट आ गई हिमांक, तो इसे कैसे कहते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, डेल्टा टी एफ बोलते हैं हम लोग, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ यहाँ पे, ये भी मोलैलिटी के हो ही होता है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, के एफ एम हो गया, सिंपल सी बात, वही एफ तुम्हारा हो गया हिमांक पे अवनमन स्थिरांक कह दो आप, चाहे आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक कह दो आप, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा क्रायोस्कोपिक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रायोस्कोपिक, याद रखना, इबुलोस्कोपिक को बॉइलिंग से, इबुल 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 बॉइलिंग, इबुल बॉइलिंग, बी आ रहा ना, बॉइलिंग समझ जाना, इबुलोस्कोपिक, ये कांस्टेंट कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा निकनेम से इस तरीके से याद कर लेना, क्रायोस्कोपिक एफ आ रहा तो समझ लेना फ्रीजिंग है? चलो ठीक है, तो बेटा ये हो गया, और ये सेम चीज सब कुछ सेम इसी तरीके से हो जाएगा, बस के एफ तुम्हारा क्या हो गया भाई यहाँ पर, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, या कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऐसा कह लो, या फिर बेटा क्रायोस्कोपिक कह लो आप इसको, क्या कहते हैं, या फिर मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट कह लो आप इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना अब आ जाओ बेटा, देखो यहाँ पर इसकी बात कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आ जाता है, डिप्रेशन बताओ, पराशर दाब किसे कहते हैं, तो कैसा दाब होता है जो पराशर दाब होता है बताओ, जो पराशरण क्रिया को रोक देता है, ऐसा दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से सॉल्वेंट जो जा रहा है सॉल्यूट की तरफ में, उसको क्या कर दे, रोक दे, इस प्रोसेस ऑस्मोसिस प्रोसेस को ही रोक दे, ऑस्मोसिस अच्छा किसे कहते हैं सबको पता है ना, हाँ, तन विलयन से शान विलयन की ओर, अर्धपारगम झिल्ली जरूर होनी चाहिए, एसपीएम, ये ध्यान रखना, याद करो, अर्धपारगम झिल्ली का मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया था, बताओ क्या क्या बताया था, एग्जांपल होता है? अरे भैया सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है तो कोशिका भित्ति, और गोड ब्लेडर है,
और आपका क्या कहते हैं पुष्प का वो फ्लावर का भी होता है वो है। और क्या कहते हैं आप बेटा ये एग्जाम्पल बताया गया बेटा अर्धपारगम झिल्ली का, मैंने एग्जाम्पल बताया, पिग ब्लेडर बताया गया है आपको, है ये बताया नहीं गया आप लोग को भैया, आप पढ़ो ध्यान से, ठीक है एग्जाम्पल में। तो बेटा वही है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितने प्रेशर जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, प्राशर दाब कहते हैं। इसको कैसे जोड़ कर बेटा, पाई से, पाई क्या होता है आपका CRT, क्या होता है CRT। सर जी सी क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी है, क्या है ये, सांद्रता इन मोलरता, मतलब मोलरता में सांद्रता है, ठीक है। ये क्या बेटा मोलरता है, मोलरिटी है ये, मोलरिटी है ये, मोलरता है ये। और आर तो जानते हो बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 या फिर 0.0821 इस तरीके से हो सकती है। और टी जान रहे हो बेटा टेम्परेचर आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपका, इस पे केल्विन वाला टेम्परेचर लिखेंगे आप, इसको जितना सेल्सियस होगा उसमें 273 ऐड कर देंगे आप, तो टेम्परेचर इन केल्विन वाला हो जाएगा। और प्रेशर जान रहे हो आप पास्कल में हो सकता है, बार में हो सकता है, टॉर में हो सकता है, और एटीएम में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका। तो ये सारे हो गए आपके क्या भैया, चारों चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी फिनिश हो गई, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम लोग एबनॉर्मल मास पे चलते हैं फटाफट, ठीक, पॉइंट ऑफ फैक्टर आज फिनिश करते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल के बाद, ठीक है। ठीक, चलो नोट करो बेटा न्यूमेरिकल एक। देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे एक गिवन टेम्परेचर में आपका बेटा प्योर फेज में जो बेंजीन का वेपर प्रेशर है, यानी बेंजीन का जो वाष्प दाब है बेटा, बेंजीन P0, बेंजीन C6H6 0.850 बार, ये बेटा, ठीक है। अब कह रहा 0.5 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील द्रव, उसमें क्या किया गया पदार्थ, और बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है वो, उस सॉलिड को, सॉलिड है उसको बेटा क्या किया गया, घोल दिया गया, घोल दिया गया, ठीक बेटा ना, ये ध्यान रखना 0.5 ग्राम, सुनो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ये भी अगर सुनो तो पहले क्वेश्चन यार, ठोस का मोलर द्रव्यमान बताना है आपको, समझो। वेपर प्रेशर पहले इतना था, ये सॉल्वेंट है, कोई नॉन वोलेटाइल बेटा, मान लो कोई नॉन वोलेटाइल है सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का जो मास है, मास ऑफ बेटा ये है 0.5 ग्राम है, ठीक है। और आपसे बेटा बेंजीन का जो मास है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन वो आपको दिया 39 ग्राम, ठीक है। तो बेटा देखो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आता है PS सॉल्यूशन, इसको डालने के बाद उसमें ये आता है 0.845 बार। आपको बताना है बेटा मोलर मास, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब समझ लो ये MB बताना है आपको। हाँ भाई देखो ध्यान से बेटा क्या है कहानी, पहले आंकड़ा लगाओ ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कोई नॉन वोलेटाइल की बात यहां चल जाए, समझ जाया करो भैया क्या है। और वेपर प्रेशर देखो ध्यान से, यहां पर वेपर प्रेशर पहले इतना था, फिर इतना हो गया, कमी आ रही नहीं आ रही वेपर प्रेशर में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अपेक्षिक अवनमन हो रहा नहीं हो रहा यहां पर। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, अभी अपेक्षिक अवनमन वाला फॉर्मूला भैया पढ़ाया नहीं तो आपको याद करो आप, P0 माइनस PS अपान में P0 इक्वल टू क्या कहे थे आप लोग भैया, काई भी होता है, काई भी होता है, और काई भी को भी है बेटा हम नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं NB अपान Na प्लस NB, लेकिन अब NB क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए Na से, तो अब वो हाँ NB बहुत ज्यादा हो जाए तो NB अपान क्या हो जाता है Na, मतलब NB बहुत कम हो जाए Na से तो NB अपान Na। तो ये इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम लोग और फटाक से आंसर आ जाएगा।
तो कैसे, सुनो बेटा, बेंजीन का मास तो पता है लेकिन आपको बेंजीन का मोलर मास नहीं पता, तो बेंजीन का मोलर मास तो पता ही लोगे ना आप। तो निकालो मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, 6 इंटू 12 हो जाएगा, 6 इंटू 1 78, 12×6 हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक बेटा, 78 आ गया। अब क्या करना है, याद करो बेटा, ये इक्वल टू, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो क्या होता है एनबी का, बोलो एनबी क्या होता था, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और एन ए क्या है आपका एन हाँ डब्ल्यू ए, और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे एम ए, ये हो जाएगा ये। तो मतलब फाइनल फॉर्मूला क्या लगाया जाए, ये इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो पी नॉट बताओ कितना है भैया, ये है ये 0.850 माइनस 0.PS, ये क्या इतना है बताओ 845 अपॉन पी नॉट कितना है 0.850 इक्वल टू, सर जी ये डब्ल्यू बी, यहाँ डब्ल्यू बी एम बी क्या है आपका, सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल वाला, आवासशील वाला पदार्थ वाला भैया। ठीक है, ये आवासशील पदार्थ का द्रव्यमान है भैया ये। तो लगाओ फॉर्मूला यहाँ पर, डब्ल्यू बी 0.5 अपॉन में एम बी, तो तुमको बताना ही है ना, ये देखो ये एम बी नॉन वोलेटाइल का मोलर मास बताना है आपको। अच्छा, तो एम ए कितना है, एम ए मोलर मास आप बेंजीन, बेंजीन है एम ए क्या बेटा आपका बेंजीन है 78 अपॉन में कितना ग्राम बेंजीन लिए थे आप भैया, बेंजीन कितना ग्राम था 39 ग्राम। ठीक है, बस 39 दूना 78, 5 दूनी के 10, 10 मतलब 1 हो गया, तो 1/MB, और यहाँ मैथ करो कितना है बताओ 0.05 आएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, लास्ट 5 आएगा ना 0.005, यस बिल्कुल सही, और नीचे क्या बताओ 0.085 जीरो कर सकते, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। अब सुनो यहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनो बेटा, यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर, कितना है 5/850 है ना, 17×85 हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे, ये एमबी को उधर ले जाओ, इसको उधर कर दो, देखो तो एमबी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 850/5 17 तो एमबी मतलब मोलर मास बेटा कितना आ गया 170 आ गया। बहुत भैया बहुत सावधानी से माइनस करना है यहाँ पे, वरना मिस्टेक यहाँ माइनस में हो जाएगा तो आंसर तक पहुंचोगे नहीं फिर आप। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन बेटा, तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर एबनॉर्मल मास। एबनॉर्मल मास बेटा देखो ध्यान से, आप क्या होता है, पानी क्या है अंदर, एबनॉर्मल मास बेटा असामान्य द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। बेटा असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे बनता है, पहले ये बताओ क्यों आया ये पिक्चर में, क्योंकि अभी तक आपने विलयन में बेटा क्या कहते हैं, जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आप ले रहे थे, विलेय और विलायक जो आप बेटा ले रहे थे, वो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं बेटा क्या था आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा, अनविद्युत अपघट्य था आपका। और अनविद्युत अपघट्य बेटा विलयन में जाकर के ना तो एसोसिएशन करता ना तो डिसोसिएशन करता, मतलब ना तो बेटा वो संयुग्मित होता है ना तो वो वियोजित होता है, ना संयोजन होता है उसका ना तो वियोजन होता है। लेकिन जैसे विलयन में पिक्चर आता है कौन भैया, इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, क्या आता है इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है पिक्चर बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइट को जानते हो बेटा वो क्या होता है, या तो वियोजित होगा या तो संयोजित हो जाएगा, संगुणित हो जाएगा बेटा, संयोजित हो जाएगा, ये ध्यान, ठीक है ना। तो बेटा ये अब नॉर्मल मास किससे आता है, कोई पूछे किससे आता है ये, तो ये आता बेटा क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट से आता है, क्या आता बेटा इलेक्ट्रोलाइट से आता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट के क्या करने से आता है, तो या तो एसोसिएशन से आएगा इसकी,
डिसोसिएशन से या तो आएगा बेटा, या तो इसके डिसोसिएशन से आएगा, संयोजन से आएगा इसके, या तो भैया वियोजन से आएगा। सर संयोजन वियोजन किसका होता है भैया? तो विद्युत अपघट्य का होता है, विद्युत अपघट्य का होता है। ये विद्युत अपघट्य बेटा जो विलय बनाते हैं, जो विलय में रहते हैं बेटा, यही विलय में या सॉल्यूशन में बेटा जो रहते हैं ये क्या करते हैं, ये बेटा कभी कभी कोई विलय क्या समझो, मान लो, लेकिन एग्जांपल में बोल रहा हूं ध्यान से यहाँ पे, जैसे सर जी CH3 COOH का 2 मोल मैंने विलय में डाला, तो हुआ क्या भैया, ये आप जानते हो यहाँ पे CH3 COOH का वोल्ट वाइज बेटा ये बन गया आपका डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड बन गया आपका। ये हो गया क्या बेटा, ये हो गया संयुग्मित हो गया, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे संयुग्मित हो गया बेटा, ये संयोजन हो गया इसका। संयोजन होकर के बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ आपने 2 मोल लिया था, यहाँ कितना मोल बना, केवल 1 मोल बन गया। तो सर ये देखो ध्यान से बेटा, अब मान लो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आप कि सर क्या कहते हैं, इसका तो मोलर मास 60 आता है, CH3 COOH का मोलर मास आप निकालने जाओ कितना आएगा, 60 आएगा, 60 mu आएगा। लेकिन वास्तव में जब आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, यानी आपने जब प्रैक्टिकल किया तो आपने देखा कि आपने 60 नहीं 160 आ रहा है इसका मास। अरे ये कैसे हो गया भाई? ऐसे क्योंकि बेटा इसने क्या किया, अपने साथ अपने ही जैसा मॉलिक्यूल आपने जोड़ लिया, संयुग्मित हो गया। सर कैसे संयुग्मित हुआ? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। कैसे हुआ बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेटा ये डाइमर बना लिया, द्विलक बना लिया। क्या बना लिया? द्विलक बना लिया। देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे सर ये फैला के बैठे हैं, कितना फैला है OH, यहाँ भी OH, ये हो गया CH3 COOH, ये हो गया CH3। जब दोनों आपस में पास में आए तो क्या हो बेटा, यहाँ पे ये O ये H आपस में क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये दोनों क्या बना लिए इधर, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों गए जुड़, तो एक मॉलिक्यूल बेटा था, देखो एक मॉलिक्यूल में देखो दो मॉलिक्यूल जाके सॉल्यूशन में जुड़ गए हैं। अब जब इनको आप तौलोगे, जब इनको ऑब्जर्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आप सोचोगे ये तो CH3 एक ही मॉलिक्यूल होगा तो 60 mu होगा। लेकिन आप जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं इसको, तो आप 120 पा रहे हैं, आप 120 2 गुना होगा। क्यों सर जी? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल आपस में साथ में चिपक गए हैं, संयोजित हो गए, एसोसिएट हो गए। तो इससे इनके मोलर मास में क्या आएगा, सिंपल सी बात, अब नॉर्मेलिटी आई नहीं आई, वही कहानी हुई बेटा। तो ऐसे ही बेटा डिसोसिएशन होता है तो क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो उसमें क्या आती है बताओ, यहाँ पे अब KCl है, KCl बेटा क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस। सर जी KCl तो आपका एक था, यहाँ 2 मोल बन गए हैं। 2 मोल जब बने हैं, अब अकेले को बेटा आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो कम हो जाएगा ना मोलर मास इसका मोलर मास जब अलग हो गया तो क्या होगा भैया, कम हो जाएगा। यहाँ ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, कैलकुलेट कम करोगे, ऑब्जर्व ज्यादा करोगे। यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ कैलकुलेट कम करोगे, नहीं कैलकुलेट तो ज्यादा करोगे, और लेकिन होगा क्या, कम होगा। तो इसलिए बेटा क्या होता है यहाँ पे मोलर मास में इन्हीं दोनों कारण से एसोसिएशन कारण से बेटा क्या होता है यहाँ पर, इनकी अबनॉर्मलता यानी असामान्यता आ जाती है। अब इस असामान्यता को मापने के लिए वान टॉप साहब आ गए, अपना एक फैक्टर निकाल दिए कि उन्होंने एक बात बताई कि ऑब्जर्व प्रॉपर्टी जो होती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर नहीं होती। यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव मतलब सर जी जो आपने देखा, जो आपने प्रेक्षण किया जो अणसंख्यक गुणधर्म का, वो आपका गणनात्मक अणसंख्यक गुणधर्म के बराबर नहीं आया, ये था। ठीक है, तो मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे इधर देखो, इससे इन सबसे एक हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
ये हमको देखने को मिलता है। अब इसको मेजर करने के लिए बेटा वाइनटॉप साहब आए। वाइनटॉप ने क्या किया कि एक दो फॉर्मूला बता दिया उन्होंने। क्या बताया बेटा उन्होंने? फार्मूला बता दिया। बोला भैया कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है असामान्य वैल्यू है अपान में सामान्य वैल्यू, असामान्य वैल्यू अपान में सामान्य वैल्यू, दोनों का रेशियो क्या होता है? आई होता है। असामान्य बटा सामान्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वाइनटॉप साहब आ गए। वाइनटॉप साहब ने क्या कहा? ऑब्जर्व और कैलकुलेटिव का रेशियो होता है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटिव। आई के बारे में बताया वाइनटॉप ने बेटा। वाइनटॉप फैक्टर डेफिनेशन का भी पूछता है। वाइनटॉप फैक्टर क्या है? तो रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू टू दी कैलकुलेटिव वैल्यू, सिंपल सी बात, ठीक बेटा। ऑब्जर्व वैल्यू ऊपर रखना आपको, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिख दो ना, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बटे में कैलकुलेटिव यही, इन्हीं दोनों का रेशियो क्या होता है बेटा? आपका आई होता है। यही उन्होंने डिफाइन कर दिया। यानी सभी क्या हुआ? आई के बारे में बताया गया बेटा क्या यहाँ पे कि असामान्य, यानी कि असामान्य बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास बटे में नॉर्मल मोलर मास। ये बोल दिया गया। और एक जब बताया बेटा ये क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मोल्स, पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट या फिर कंपोनेंट कह सकते हो, सब्सटेंस आफ्टर सुनो बेटा, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ध्यान देना यहाँ पे। और सब कुछ सेम ऐसे करोगे आप, ऐसे 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 करके यहाँ पर, यहाँ बिफोर कर देना, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, सबको सेम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या होगा? आफ्टर मतलब बाद में, टूटने के बाद कितने पार्टिकल बन रहे हैं, या संयोजित होने के बाद कितने पार्टिकल बन रहे हैं या मोल्स बन रहे हैं, और अपान में पहले कैसा था वो, तो दोनों का रेशियो ही यही होता है आई। यही बेटा होता है क्या आपका यहाँ पर वाइनटॉप फैक्टर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से यहाँ पर, अगर सुन लो यहाँ जब आई की वैल्यू की अगर बात करें, सुनो बेटा यहाँ पे आई इक्वल टू अगर एक, इफ आई इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब बेटा जो आपने विलेन बनाया है, जो सॉल्यूट है, विलेज जो है उसमें वो कैसा विलेज भैया? यहाँ पे सब्सटेंस कैसा बताओ यहाँ पे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए बेटा अनविद्युत अवघट्य, अनविद्युत अवघट्य, ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। इफ आई अगर 1 से ज्यादा हो जाए, आई क्या हो जाए? 1 से ज्यादा हो जाए, तो आई 1 से ज्यादा हो रहा मतलब सर जी जो है ये यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? डिसोसिएशन अकर, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, यानी जो विद्युत अपघट्य वो क्या हो गए? वियोजित हो गए। इफ 1 से कम हो जाए तो एसोसिएशन हो गया बेटा, यानी संयोजन हो गया, संयोजन अकर, यानी एसोसिएशन अकर, संयोजन। और 1 के बराबर हो जाए, इन दोनों का केस क्या कहते हैं? आई डज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं हो सकता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 के बराबर है, 1 से ज्यादा या तो 1 से कम होगा। 1 से ज्यादा है डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब वियोजन हो रहे हैं वो,
उनमें वियोजन हो रहा है, एक से कम हो रहा है, उनमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है इधर एक एक एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग फटाफट। और सुनो यहाँ पे इलेक्ट्रो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनकी वैल्यू 1 होती है उनको समझ लो। एग्जांपल याद रखना, दिमाग में अपने रखे रहना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है बेटा। क्या क्या वहां पर देखो, यहाँ पे ग्लूकोज ले लो आप, ग्लूकोज है, यूरिया है, शुगर है, ये सारे तीनों बस बहुत सारे यही आ जाएंगे। ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये सब वियोजित नहीं होते ना तो ये संयोजित होते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है सर जी, डिसोसिएशन वाले कौन कौन से लगभग ऐसे गैस करके बता दीजिए। तो जितने आयनिक कंपाउंड होगा, कौन सा बेटा, KCl, NaCl और K2SO4, AlCl3 और CaCl2, ये सारे जितने आयनिक कंपाउंड होंगे सब क्या होंगे, वियोजित होना चाहेंगे। और एसोसिएशन कौन से होते हैं बेटा, यहाँ पे एसिड अक्सर आएगा, कार्बोनिक एसिड। एसोसिएशन का एग्जांपल से जान लो, HCOOH हो जाएगा, CH3COOH हो सकता है, C6H5COOH हो सकता है। ये सारे एग्जांपल। यही बेटा क्या कहते हैं, CH2F COOH हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से कई सारे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कोई कोई होगा तो वो एसोसिएशन शो करेगा। ये सब गेस करने के लिए है, कभी कभी ये बेटा डिसोसिएशन भी शो कर देता है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है इसका एग्जांपल तो आप लिख लेना, KCl हो गया, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, आयनिक कंपाउंड से देखो आप है, ये ध्यान रखना। ठीक ओके। अब सुनो बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक बार इसका कुछ वैल्यू देख लो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का, बस आप एक दो एग्जांपल। ठीक पहले आप देखो बेटा, यहाँ पे 100%, फिर हम करा देंगे अल्फा मोल। ठीक देखो यहाँ देखो, पहले हम लिखेंगे बेटा क्या कहते हैं, डिसोसिएशन हम कर लेते हैं। डिसोसिएशन सुनो ध्यान से, और डिसोसिएशन यानी कि वियोजन के लिए। वियोजन के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने क्या बताया, एक एग्जांपल ले लो KCl, ठीक है। और वियोजन में हम बेटा यहाँ इस बार कर रहे हैं 100% वियोजन, तो I क्या आएगा, सुनो ध्यान से, तो समझो यार, K क्या होगा, टूटेगा बेटा K प्लस और Cl माइनस, समझते जाओ बस, देखो ध्यान से। तो KCl बेटा यहाँ स्टार्टिंग में कितना मोल है बताओ, 1 मोल है, और अभी कितना है, अभी है यहाँ पर 0। लेकिन देखो यहाँ पे आफ्टर 100% डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएशन हो गया तो 1 से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा इसका, 0। तो जितना यहां से निकलेगा उतना यहां बनेगा। तो सर जी I की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था कि डिसोसिएशन के बाद वाला मॉलिक्यूल्स कितना है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, KCl के 0, K के 1, Cl के 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 कुल मोल हो गए। और फिर बिफोर वाला नीचे, पहले वाला नीचे, पहले कितना था केवल 1 था, तो बेटा 2/1 क्या आ गया, 2 आ गया, खत्म कहानी। तो 100% डिसोसिएशन में ये देखो I की वैल्यू KCl के लिए क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा इससे प्रेडिक्शन क्या आ रहा है कि 100% डिसोसिएशन कहीं दिखा रहा है, तो जितने आयन में टूटेगा उतना ही I की वैल्यू होगी, दैट्स इट, खत्म कहानी। मतलब कहानी सुनो यहाँ पर, जैसे मान लो आगे बेटा K2SO4 की बात कर लेते हैं, चलो K2SO4 की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे K प्लस कितना K है बताओ, 2, SO4 बताओ कितना होगा, एक ही तो होगा यहाँ पर। सुनो बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है, 1 है, स्टार्टिंग में कितना है बताओ, 1 है, तो वो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, बोलो कितना हो जाएगा, 0 0 भी आफ्टर 100% डिसोसिएशन, ये कितना होगा 0, ये 2, ये 1। अब I कितना बताओ, सब लास्ट वाला जोड़ के ऊपर करो, 0 प्लस 2 प्लस 1, और ये सब क्या करोगे, 1 प्लस 0 प्लस 0, 3/1 इक्वल टू 3। I वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इससे पता क्या चल रहा है, जितने आयन में टूटेगा I की वैल्यू उतनी ही आएगी, खत्म। तो NaCl के I वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आएगी। अच्छा इसकी बताओ, हाँ H2SO4 की बताओ क्या होगा, 3 होगा। अच्छा इसके लिए बताओ सब लोग, Ca3CO4 का होल ट्राई क्या होगा बताओ, कितने आयन होंगे इसमें,
5 होगा भाई, तो आई वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 5। और बताओ अच्छा ALCL 3 के लिए बताओ आई वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। समझ गए ना आप? समझ गए? अच्छा इसके लिए बताओ आई वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए बताओ। ये आयनाइज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये, 1 हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भैया यूरिया भी बताया नहीं था मैंने, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ये सब क्या होते हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए आई वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ध्यान रखना। अब फटाफट देख लो यहाँ पे एसोसिएशन का एक देखो भैया बस एसोसिएशन, संयोजन, वियोजन के लिए बता दिए, संयोजन के लिए, संयोजन के लिए बेटा हमने क्या बता दिया याद करो आप, CH3COOH वाला आपने तो एक आदमी की शराब देखो ध्यान से यहाँ पे एसोसिएशन का बेटा क्या होगा यहाँ पर, जैसे मान लो आ गया आपका ये, मैंने क्या बताया था 2 मोल ये होंगे एसोसिएट हो जाएंगे, एक पे डाइमर बना लेंगे, द्विलक बना लेंगे भैया याद करो। सर स्टार्टिंग में कितना मोल है इसका 2, यहाँ कितना है 0। आफ्टर 100% एसोसिएशन 100% वियोजन हो सॉरी संयोजन, तो 2 में से 2 सब एसोसिएट हो गया, 0 बचा। यहाँ कितना है सर जी एक, कितना स्टाइकोमेट्री है, जितना स्टाइकोमेट्री होता है उतना ही रहता है, ध्यान रखना। तो हमारा बात है ना आई क्या हो जाएगा बोलो, बाद वाला क्या बताओ 0 + 1, पहले वाला बताओ क्या है 2 + 0 1/2, आई वैल्यू क्या आ गई भैया 1/2 आ गई। इसीलिए याद करो एसोसिएशन मैंने क्या बताया था यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से कम हो गई, ये ध्यान। अच्छा एक चीज अगर मान लो बेटा यहाँ पर 100% ना हो, पार्शियल हो जाए, एक लास्ट टॉपिक बस खत्म कहानी से, एक लास्ट मान लो बेटा, मान लो अल्फा परसेंट कितना परसेंट, अल्फा परसेंट या अल्फा मोल ही वियोजित हो जाए आपके, तो क्या होगा यहाँ पर, सुनो यहाँ पर, तो सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसी को करके दिखा रहे हैं आपको। चाहे अब यही चीज आप अप्लाई कर लेना, किसमें आप डिसोसिएशन वाले में अप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे करोगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझो, मान लो लेट पहले यहाँ कितना मोल बेटा स्टार्टिंग में इसका बताओ 2, इसका कितना है 0, एक कहाँ है यार बनाइए अभी, कहाँ बना दोगे आप, देखो यहाँ पे तो आफ्टर अल्फा मोल एसोसिएशन, यानी कि अल्फा मोल संयोजन के पश्चात, सर जी 2 में से क्या घटेगा बताओ, 2 अल्फा होगा, 1 अल्फा नहीं 2 अल्फा, 2 में से कितना जाएगा 1 अल्फा, मत करना भैया, जितना स्टाइकोमेट्री उतना ही घटाना है, और यहाँ कितना स्टाइकोमेट्री बताओ, तो 1 अल्फा होगा यहाँ बस, सर जी का होगा 2 अल्फा घटा हुआ था, वो 1 अल्फा लिखा था, स्टाइकोमेट्री देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ 2 है तो वो 1 बन रहा है, यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ 1 ही तो बनेगा भैया, खत्म कहानी। देखो आई देखो लास्ट वाला प्लस करेंगे नीचे ये वाला, तो लास्ट कितना बचा बताओ यहाँ पर 2 - 2 अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 0, तो देखो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बचेगा अपॉन में 2, ये हो गया आई, तो ये आ गया भैया आपका। और इसको थोड़ा सा और करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे 2/2 1 माइनस अल्फा/2। अच्छा कभी कभी पूछता है अल्फा मोल तो भैया कितना परसेंट वियोजन होगा, तो इसी अल्फा को निकाल लो आप फटाफट, कैसे निकाल बताओ यहाँ पर, कभी कभी आई दिया रहता है आपको, आई कभी कभी दिया रहता है, तो मान लो अल्फा से ही अल्फा परसेंट निकालते हैं हम लोग, तो जितना अल्फा आएगा तो कैसे निकालो बताओ अल्फा है, अल्फा कैसे निकालोगे 2 को उधर भेजो 2 आई हुआ ना, और क्या बताओ -2 नहीं 2 - 2 आई 2 आई 2 - 2 आई हाँ 2 - 2 आई
2i हो जाएगा ना। हाँ सर सही यस यस तो ये जो आएगी, जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड, मान लो एक्स आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, मान लो एक्स आ गया, ठीक है। तो इसी का परसेंट, अब परसेंट पूछा तो सर जी परसेंट का मतलब होता मल्टीप्लाई 100, खत्म परसेंट पूछ दिया तो, ठीक है। तो यही चीज बेटा आपका डिसोसिएशन पे हो जाएगा, एसोसिएशन पे हो जाएगा। इससे अब बेटा क्या कहते हैं आपको, न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे आपको करने को बस, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक तो आपका बच रहा है कि आई बढ़ाते हैं तो क्या क्या घटता बढ़ता, बस लास्ट ये देख लो बस। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जिससे न्यूमेरिकल लगना है उसके लिए अब भाग रहे हो तुम लोग यार, बताओ गलत बात है। आई की वैल्यू सुनो आप, आई की वैल्यू जब बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर अगर होगा बेटा तो घट जाता है, ध्यान में रख लो अपने आप, ये एमसीक्यू में आएगा कायदे से, कल बताएंगे आपको। आई की वैल्यू बेटा जब आप बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया तुम्हारा, देखो कितनी देर बढ़ाते बढ़ाते ब्लड प्रेशर बढ़ गया। देखो यहाँ पे सर जी फ्रीजिंग पॉइंट, गजब कहानी, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है आई बढ़ने से। और एक बार मैंने कह दिया आई बढ़ाओगे तो पाई बढ़ जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। इतनी बात आप नोट कर लो, ठीक है भैया। आप फिर हम मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो भैया, न्यूमेरिकल लगाओ, ओके थैंक यू वेरी मच।